नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का जो इलाज होता है वो मल्टी मोडालिटी होता है और उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्सर ये सवाल आया मेरे पास कि रेडिएशन थेरेपी के बारे में कुछ बताइए। तो आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर विनीता गोयल। हाय। डॉक्टर विनीता गोयल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और वो आपके सवाल और आपकी शंकाओं को दूर करेंगी। तो डॉक्टर विनीता, शुरू करते हैं इस सवाल से कि रेडिएशन थेरेपी के बारे में कहते हैं कि टिश्यूज़ जलती हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये ज़रूर एक गलतफ़हमी है और मैं चाहूँगी कि आप बताएँ कि रेडिएशन थेरेपी होता क्या है? गीता, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की ही बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के 4 प्रमुख इलाज हैं। ऑपरेशन यानी कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी और फोर्थ पिलर है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी जो है कहीं कोई हीट वगैरह नहीं है। जो एक्सरेज हम नॉर्मली चेस्ट एक्सरे या कोई हाथ का एक्सरे करने के लिए यूज़ करते हैं, सेम एक्सरेज को हाई एनर्जी में फोकस करके ट्यूमर वाले एरिया में यूज़ किया जाता है ट्यूमर सेल्स को किल करने के लिए। उसको रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। रेडिएशन थेरेपी बिल्कुल इनविजिबल रेज होती हैं। जब हम एक्सरे करने के लिए जाते हैं तो अक्सर टेक्नीशियन कहता है हो गया एक्सरे, हट जाइए, तो हम हट जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये पेनलेस इनविजिबल रेज हैं जो फोकस की जाती हैं ट्यूमर के एरिया में, ताकि वो ट्यूमर सेल्स के डीएनए को ख़त्म करके कैंसर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। तो जब हम रेडिएशन थेरेपी की बात करते हैं तो वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको कि रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में? ओके, सो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में रेडिएशन के उपयोग को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी। कुछ पेशेंट्स होते हैं जहां ब्रेस्ट को बचा के, ब्रेस्ट को कंजर्व करके सर्जरी की जाती है। वहां हर पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी लेनी पड़ती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज़ ऑफ ट्यूमर या उसका क्या स्टेज है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे कि स्तन को या आंचल को निकाल के ऑपरेशन किया जाता है, जिसको मेस्टेक्टमी कहते हैं। तो मेस्टेक्टमी के बाद सेलेक्टेड पेशेंट्स को रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। अगर मेस्टेक्टमी के बाद या उसके पहले गांठें जो हैं कैंसर की बगल तक पहुंच गई हैं, तब तो पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी लेनी ही पड़ती है। लेकिन बहुत ही अगर अर्ली स्टेज का कैंसर है तो कभी कभी मेस्टेक्टमी के बाद पेशेंट्स रेडिएशन थेरेपी अवॉइड कर सकते हैं। जनरली ये डिस्कशन ट्यूमर बोर्ड में फाइनल किया जाता है। और उन केसेस में भी जिनमें ट्यूमर का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, जैसे 5 सेंटीमीटर से बड़ा ट्यूमर हो, तो मैस्टेक्टमी के बाद भी उनमें रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। एब्सोल्युटली। तो अब बहुत सारी टेक्निक्स की भी बात होती है। जब रेडिएशन की बात होती है तो कई टेक्निक्स की बात होती है। तो वो कौन से टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ करते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेक्निक यूज़ करना चाहिए किसी पेशेंट में? रेडिएशन के इलाज में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो है आधुनिकता, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू आ गई है। पहले के समय में जो रेडिएशन थेरेपी की टेक्निक्स थी वो काफ़ी क्रूड थी। अब ये जो रेडिएशन की टेक्निक्स हैं बहुत फोकस्ड और प्रिसाइज हो गई हैं। ये जो फोकस्ड और प्रिसाइज टेक्निक्स हैं, जैसे कि 3D कन्फर्मल आरटी, IMRT, IGRT, ये सब हमें मदद करती हैं कि हम रेडिएशन थेरेपी को सही जगह पे फोकस करें और आसपास के जो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर उसका प्रभाव ना पड़ने दें, ताकि पेशेंट्स को लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स हों। सो ये जो टेक्निक्स हैं IMRT, IGRT, ये सब इनमें हमें मदद करती हैं। तो जब आप रेडिएशन की तैयारी करते हैं तो मरीज़ को तो बहुत ज़्यादा पता नहीं होता कि रेडिएशन में क्या होने वाला है, तो आप मरीज़ को कैसे प्रिपेयर करते हैं रेडिएशन थेरेपी के लिए? सो इसके पहले मैं एक सवाल का और भी जवाब देना चाहूँगी गीता, कि अगर लेफ़्ट साइड ब्रेस्ट कैंसर और राइट साइड ब्रेस्ट कैंसर दोनों को हम जनरली एक अलग नज़र से देखते हैं। देखिए, चाहे लेफ़्ट साइड ट्रीट करें चाहे राइट साइड ट्रीट करें, हमें लंग्स को तो दोनों ही कंडीशंस में सेव करना है, बट लेफ़्ट साइड में हमारा फोकस होता है कि हम हार्ट को और प्रोटेक्ट करें। तो लेफ़्ट साइड के ब्रेस्ट कैंसर की रेडिएशन थेरेपी की कुछ नई टेक्निक्स पिछले 10 से 15 साल में आई हैं। उसमें पेशेंट को सिखाया जाता है कि किस तरह से बीच बीच में उन्होंने सांस रोक के कुछ सेकंड्स के लिए फिर रेडिएशन थेरेपी उनको दिया जाता है, जिससे कि लंग्स जो हैं गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, हार्ट अंदर चला जाता है, हम हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन टेक्निक्स का अलग अलग नाम है। कुछ लोग इनको DIBH या डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड कहते हैं, या कोई लोग ABC कहते हैं। ये नई आधुनिक टेक्निक्स हैं जो हमें मदद करती हैं लेफ़्ट साइड के ब्रेस्ट कैंसर में हार्ट को बेटर प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब पेशेंट को हमें रेडिएशन के लिए प्रिपेयर करना होता है तो हम सबसे पहले पेशेंट को ये आश्वासन देते हैं कि रेडिएशन जो है एक पेनलेस ट्रीटमेंट है। रेडिएशन का कोई भी इम्पैक्ट हेयर पे नहीं आता। कुछ पेशेंट्स जिनके हेयर कीमो से जा चुके हैं और वो आने शुरू हो चुके होते हैं तो वो हेयर ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। कुछ पेशेंट्स जिनको कीमो की ज़रूरत नहीं होती, उनके मन से भी ये डर निकालते हैं कि रेडिएशन से हेयर लॉस होगा।
रेडिएशन जो है एक लंबा इलाज है, लेकिन मुश्किल इलाज नहीं है। रेडिएशन एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है ताकि हम कैंसर को स्तन में वापस आने से रोक सकें। तो जैसे की बात हो रही है कि ड्यूरेशन की बात हुई, जैसे आपने कहा कि लंबा ट्रीटमेंट है, एक तो है कि जब रेडिएशन जिस दिन हो रहा होता है तब कितना ड्यूरेशन लगता है और पूरे ट्रीटमेंट का क्या ड्यूरेशन होता है? लगभग रोज़ का ट्रीटमेंट लेने में पेशेंट को 15 से 20 मिनट का समय लगता है। ये 15 से 20 मिनट में सब कुछ आ जाता है, मशीन पे जाके लेटना, मोल्ड लगाना, ट्रीटमेंट होना, उठ के बाहर आना। एक्चुअल रेडिएशन 1 से 2 मिनट की होती है, लेकिन इस तरह से ये जो ट्रीटमेंट चलता है ये लगभग 3 से 4 हफ्ते तक लगातार चलता है। तो जब हमने ट्रीटमेंट की बात करी तो ज़रूर ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होती हैं, तो कुछ जैसे आप बताएं हमें कि शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या होती हैं और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकती हैं? ओके, सबसे पहले बात करते हैं और समझते हैं कि शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के इमीडिएटली बाद पेशेंट को क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पेशेंट को हल्की थकान हो सकती है। अक्सर पेशेंट्स ये कहते हैं कि पहले मैं दिन में सोती नहीं थी, लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं दिन में आधा 1 घंटे के लिए लेटूं। रेडिएशन के कारण जिस एरिया में हम रेडिएशन करते हैं वहाँ की स्किन ऐसी हो जाती है जैसे हम काफ़ी देर धूप में खड़े रहें और हमें सनबर्न हो जाता है। वहाँ की स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है, थोड़ी रेड हो जाती है, कभी कभी टेम्परेरीली स्किन थोड़ी छिल भी जाती है, पील ऑफ भी हो जाती है। ये सब साइड इफ़ेक्ट्स सेल्फ लिमिटिंग हैं। ये जनरली अपीयर होते हैं एंड ऑफ ट्रीटमेंट में। शुरुआत में पेशेंट को ये दिक्कतें नहीं आती हैं और एक बार जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके 10 से 15 दिन के बाद जनरली ये स्किन रिकवर होके बैक टू नॉर्मल आ जाती है। तो रेडिएशन के टाइम कहते हैं कई बार जैसे कि निगलने में दिक्कत होती है। हाँ। ये जो निगलने की दिक्कत है ना गीता, की खाना खाने में उनको स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है, ये पहले से बहुत कम हो चुकी है। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ मरीज़ों में एंड ऑफ ट्रीटमेंट तक 3rd या 4th वीक में आके उनको हल्का प्रॉब्लम हो। ये भी सेल्फ लिमिटिंग है, सिंपल मेडिसिन से ठीक हो जाती है। अगर ऐसी दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से बात करें। हम लोगों ने अभी बात किया कि रेडिएशन के कारण पेशेंट को हल्की थकान हो सकती है, स्किन में चेंजेस हो सकते हैं, कुछ पेशेंट्स को खाना खाने में टेम्परेरीली प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करने के बाद भी 2% पेशेंट्स को रेडिएशन के कारण निमोनिया हो सकता है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर साइड इफ़ेक्ट, बट देन दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि सब अच्छा करते हुए, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करते हुए भी 2% पेशेंट्स को हार्ट की तकलीफ़ भी कैंसर के रेडिएशन के कारण हो सकती है। ये तकलीफ़ जो है, ये साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म में होता है, ये शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये अक्सर 10, 15 या 20 साल के बाद करीब 2% मरीज़ों में हो सकता है। तो जैसे कि ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, अब ट्रीटमेंट के बाद भी मरीज़ को कुछ आपको हिदायतें देनी पड़ती है ताकि उनका जो आफ्टर केयर है वो इस तरह से हो जाए ताकि वो नॉर्मल फील करना शुरू करे जितनी जल्दी हो सके। तो इस सिचुएशन में आप उनको क्या एडवाइस देते हैं? इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है कुछ टिप्स जो उनको हम देते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो ऐसा क्या करें कि वो ट्रीटमेंट को आसानी से करवा पाएँ। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किन केयर। स्किन केयर के लिए आपने लूज़ कपड़े पहनने हैं, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके थोड़ा सा ठंडे एरिया में रहिए ताकि आपको बहुत पसीना वगैरह नहीं आए, ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। खाना जो है घर का बना हुआ खाएं, बिना मिर्च मसाले का खाएं, रूम टेम्परेचर पे खाएं, सॉफ्ट खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। अपनी हाथ की एक्सरसाइज ज़रूर चालू रखें, ये बहुत ज़रूरी है। ये केयर चाहिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। जब एक बार ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी हमें कुछ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को से परेशान नहीं हो, घबराएं नहीं। देखिए, किसी को डायबिटीज़ होती है तो वो भी एक लाइफ लॉन्ग के लिए अपना लाइफस्टाइल में चेंज करता है। तो ये डिज़ीज़ और ये ट्रीटमेंट भी डिमांड करता है कि हम लाइफस्टाइल में चेंज करें। तो सबसे पहली जो आफ्टर केयर रेडिएशन के बाद स्किन के लिए चाहिए, तो मैं पेशेंट्स को अक्सर कहती हूँ कि अपने एरिया को जहाँ हमने रेडिएशन दिया है उसको डेली मॉइस्चराइज ज़रूर करें। कपड़े आप अपनी पसंद के पहन सकते हैं एक बार रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स ठीक हो गए तो। हाथ की एक्सरसाइज रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, योगा और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करें, डेली लाइफ का उसको पार्ट बनाएं, ताकि जो पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम्स या जो फाइब्रोसिस के कारण सिम्टम्स और मेंटल बैलेंस, ये सब चीज़ों को आप बना के रख सकें। और एक और चीज़ है, जैसे मरीज़ जानना चाहता है कि भाई अब खास करके उन मरीज़ों का जिनका कि ब्रेस्ट रिमूवल हुआ है और रेडिएशन होता है, तो वो अपने बॉडी इमेज इश्यूज़ भी होते हैं उनको, तो हम ये प्रोस्थेसिस उसको कब से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं?
सो जनरली जब रेडिएशन चल रहा है तो भी हम सॉफ्ट प्रोस्थेसिस यानी कि जो फोम के बने हुए प्रोस्थेसिस होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप बहुत स्वेटी एरिया में, ऐसा क्लाइमेट नहीं है जहाँ बहुत पसीना वगैरह आता है, तो आप यूज़ कर सकती हैं अगर आप अनकंफर्टेबल हैं अपनी बॉडी इमेज को लेके। बट सर्टेनली रेडिएशन ख़त्म होने के 2 से 3 हफ्ते के बाद आप नॉर्मल प्रोस्थेसिस, चाहे वो सिलिकॉन प्रोस्थेसिस हो चाहे वो सॉफ्ट प्रोस्थेसिस हो, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं पर मतलब हमने काफ़ी चर्चा कर ली है कि रेडिएशन के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और जबकि इतना डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट नहीं है जितना कि बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहती हूँ कि मरीज़ को ये गलतफहमी होती है कि भाई हम अपने लव्ड वंस के साथ रह सकते हैं या नहीं, क्या हम गैस के पास जा सकते हैं, हम खाना नहीं बना सकते, मतलब ये सारे उनके दिमाग में ये सवाल आते हैं। तो इन सवालों में कितनी सच्चाई है? सो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये अक्सर बार बार हमसे डिस्कस होते हैं। पहली बात, रेडिएशन डज नॉट मेक एनीवन रेडियो एक्टिव। जैसे ही पेशेंट रेडिएशन की मशीन स्विच ऑफ होती है, वहाँ से उठता है, वो रेडिएशन फ्री हो जाता है, तो वो अपने परिवार वालों के साथ आसानी से, सेफ्टी से रह सकता है। बच्चे आपके पास रह सकते हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास बैठ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो उस तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। दूसरा सवाल जहाँ तक खाना बनाने का है, खाना बनाएं, गैस पे काम करें, सब कुछ कर सकते हैं। एक्सेस ना करें, इतना ना करें कि आप बहुत थक जाएं या आपको बहुत ज़्यादा पसीना आए, ये सब चीज़ें। सो थैंक यू डॉक्टर विनीता कि आपने बहुत अच्छी तरह से ये समझाया कि रेडिएशन थेरेपी कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा घबराना है या डरना है। ये बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स है और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो आप रेडिएशन थेरेपी से घबराइए नहीं, और जहाँ ज़रूरत हो बेझिझक निश्चिंत होकर इस ट्रीटमेंट को कराइए और अपने आउटकम्स को इम्प्रूव करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।